न्यूमेरिकल मेनिया, आपकी अपनी पाठशाला। आज हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ एंड लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ के बारे में। होता क्या है? तो ओम्स लॉ होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट थ्रू एन आइडियल रेसिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द रेसिस्टर। सो करंट जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज अप्लाइड के। सो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी और वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो हमारा जो यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है वो होता है आर, जिसको हम क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस वैल्यू ऑफ द रेसिस्टर। सो वी इक्वल टू आई आर। यहाँ पर एक फिगर शो कर रखी है जो कि इजिली मेमोराइज करने के लिए वी आर आई और आर रिलेशनशिप को। तो अगर मुझे वी फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर क्या होगा? आई इंटू आर। और अगर आर फाइंड आउट करना है तो वी अपॉन आई, और वैसे ही आई फाइंड आउट करना है तो वी अपॉन आर। नेक्स्ट है हमारे लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। अब लिमिटेशंस पे आ जाते हैं, उससे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे ओमिक कंडक्टर्स का बिहेवियर किस तरीके से होता है। तो ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो ओम्स लॉ ओबे करते हैं। अब जो यहाँ पर रेसिस्टेंस होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट होता है करंट के। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो रिवर्स कर देते हैं तो जो हमारा करंट है वो भी रिवर्स हो जाता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो है करंट का वो चेंज होता है लीनियरली विद वोल्टेज। अब जैसे यहाँ राइट हैंड साइड में हमें देख रहे हैं कि जैसे ही हमने यहाँ पर वोल्टेज रिवर्स कर दी तो हमारा करंट भी रिवर्स हो गया, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो लीनियरली चेंज वोल्टेज के साथ वेरी कर रही है। यहाँ पर एग्जांपल हम क्या देख सकते हैं? CuSO4 सॉल्यूशन विद Cu इलेक्ट्रोड और प्योर मेटल। R हमारा कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट नॉन ओमिक कंडक्टर्स में, अब मेटालिक कंडक्टर्स में क्या होता है? स्मॉल करेंट्स के लिए तो वो ओम्स लॉ ओबे करता है, लेकिन जैसे ही करंट की वैल्यू बढ़ती जाती है, हम एक लार्ज करंट अप्लाई करते हैं तो कंडक्टर जो है वो हीट हो जाता है, और हीट होने की वजह से उसका रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही रेसिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो हमारा वी आई ग्राफ है वो लीनियर नहीं रहता। जैसे कि आप राइट हैंड साइड में देख सकते हो कि जैसे ही करंट की वैल्यू इंक्रीज हुई, जो ग्राफ है वो कर्व शेप लेनी स्टार्ट कर दी, अब वो लीनियर नहीं रहा। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा वाटर वोल्टामीटर। तो वाटर वोल्टामीटर के केस में क्या होता है? एक बैक ईएमएफ जनरेट हो जाती है, और बैक ईएमएफ के जनरेट होने की वजह से हमें करंट तब तक नहीं फ्लो होगा जब तक हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें जो कि क्या होगी? ग्रेटर देन बैक ईएमएफ के, वी नॉट के ग्रेटर जब तक ना हो। अब जैसे अभी हम यहाँ राइट साइड देख सकते हो, यहाँ पर वी नॉट जैसे ही हम इस पोटेंशियल पे पहुंचे, अब करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, तो हमें उतनी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करनी पड़ेगी जो कि ज्यादा हो बैक ईएमएफ से, तभी करंट फ्लो हो सकता है। तो जो हमारा वी आई ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन जरूर होगा, लेकिन वो ओरिजिन से पास नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट था वो क्या था? हमारा वाटर एसिडिफाइड विद डाइल्यूट H2SO4। नेक्स्ट पीएन जंक्शन डायोड पे आ जाते हैं। इसमें क्या वेरी होता है, किस तरीके से ग्राफ वेरी करता है? तो पीएन जंक्शन डायोड क्या होते हैं? जंक्शन ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को क्या हम पीएन जंक्शन डायोड्स बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? हाई नेगेटिव वोल्टेज में हमारा करंट का फ्लो जो होता है वो बहुत कम होता है। जैसे कि हम राइट साइड देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा करंट फ्लो बहुत कम हो रहा है हाई नेगेटिव वोल्टेज पे, तो इसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव वायर। एंड अ करंट बिगिंस टू फ्लो फॉर मच स्मॉलर पॉजिटिव बायस। तो स्मॉलर पॉजिटिव वोल्टेज में भी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बायस। तो हमारा जो जंक्शन डायोड्स है वो करंट को ओनली वन डायरेक्शन फ्लो करने के लिए अलाउड करती है। जंक्शन डायोड अलाउज करंट टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। और इसका मतलब वो कैसे? एक रेक्टिफायर के उससे एक्ट करते हैं, और रेक्टिफायर का क्या क्या होता है? एसी सिग्नल्स को डीसी में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट हम आ जाते हैं थायरिस्टर पे। तो थायरिस्टर में क्या होता है? थायरिस्टर का बेसिक सिंबल आपके सामने है, यहाँ ये होता है थायरिस्टर का बेसिक सिंबल। तो थायरिस्टर के केस में क्या होता है? थायरिस्टर होता है 4 लेयर सेमीकंडक्टर दैट कंटेन्स 3 पीएन जंक्शन इन सीरीज। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो 4 पीएन, तो 4 लेयर सेमीकंडक्टर होता है थायरिस्टर। तो यहाँ पर ग्राफिकली हम देख सकते हैं कि सबसे पहले तो हमारा जो वी आई रिलेशनशिप है वो लीनियर है नहीं, ये हम देख सकते हैं। और इसके अगर हम यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें तो इसकी जो रिलेशन है वी आई रिलेशन वो अलग अलग शो होती है, मतलब नेगेटिव वैल्यूज के लिए अलग और पॉजिटिव वैल्यूज के लिए अलग।
और यहाँ पर ये भी है कि हमारी V की वैल्यू, अगर हम कोई सेम V की वैल्यू के लिए हमारे पास डिफरेंट करंट की वैल्यूज अवेलेबल है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं फिगर पे। और उसके बाद यहाँ पर हमारा अगर हम ध्यान दें ए बी रीजन पे, तो ए बी रीजन पे क्या हो रहा है, हमारी वोल्टेज तो डिक्रीज हो रही है लेकिन जो करंट है वो इंक्रीज हो रहा है। तो थायरिस्टर जो है वो भी एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होते हैं। इन अदर वर्ड्स थायरिस्टर्स कैन ऑपरेट ओनली इन स्विचिंग मोड और कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एम्पलीफिकेशन। अब हम नेक्स्ट आते हैं गैलियम आर्सेनाइड। तो गैलियम आर्सेनाइड कैसे वेरी करता है, यहाँ पर हम ग्राफिकली देखेंगे कि किस तरीके से वेरी करता है। ये इसका बेसिक ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरीके से वी आई रिलेशनशिप इसकी शो होती है। तो यहाँ पर हम सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला होता है हमारा नॉन लीनियर रीजन, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, और नेक्स्ट होता है नेगेटिव रेसिस्टेंस रीजन। अब इस केस में क्या होता है, हमारी वोल्टेज इंक्रीज होने की वजह से आई वोल्टेज इंक्रीज हुई और आई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, वोल्टेज तो हमारा पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है लेकिन आई जो है वो नेगेटिव डिक्रीज हो रहा है, मींस वो डिक्रीज हो रहा है। सो इसलिए ही हम अगर इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालेंगे तो वो क्या होगा, नेगेटिव, इसलिए इसको क्या बोल रखा है, नेगेटिव रेसिस्टेंस रीजन। I gave you my heart.